हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो इसमें पहले तो दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। एक तो ये कि आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा जो पार्ट लिया गया वो कहाँ से लिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक मेजर पोर्शन, या यूँ कहे कि इसमें से बहुत सारी बातों को उसमें इंक्लूड किया गया है, जो आप थोड़ा पढ़ेंगे भी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि लॉर्ड विलिंगडन, ये कौन थे? ये उस टाइम पे वॉइस रॉय थे इंडिया के, जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के टाइम पे वॉइस रॉय इंडिया में कौन थे? लॉर्ड विलिंगडन, 1931 टू 1936। इससे पहले इरविन थे, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पहले लॉर्ड विलिंगटन थे। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि 1935 का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, 1919 के बाद में ऐसा हुआ क्या था। तो 1919 तक की तो थोड़ा हिस्ट्री, और एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिया था। तो ड्रॉबैक्स देखते हैं 1919 में क्या थे। 1919 के एक्ट में ड्रॉबैक्स ये थे कि पहले तो सब्जेक्ट्स का इम्प्रॉपर डिवीजन था। आपको पता है सब्जेक्ट्स दो तरह से डिवाइड किए गए थे प्रोविंशियल लेवल्स पे, दैट इज़ ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स थे वो सब्जेक्ट्स थे जैसे नॉर्मल से आप एजुकेशन, जिसमें पैसा खर्च नहीं होगा, अगर जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट्स कौन से थे? जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, टैक्स कलेक्शन हो गया, बजट हो गया, इरिगेशन हो गया। तो ये सब थे रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट मतलब गवर्नर को या किसी को भी इसमें रूल्स बनाने से पहले गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को इसमें पूछना नहीं पड़ेगा, वो किसी के एडवाइस पे काम नहीं करेंगे, किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो वो थे रिजर्व सब्जेक्ट्स। दूसरे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, तो उनको डिवाइड किया गया था। तो वो जो डिवीजन था वो ऑफ कोर्स इम्प्रॉपर था। फिर फ्रेंचाइजी, डायरेक्ट इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट तो आ गया था लेकिन लिमिटेड फ्रेंचाइजी के लिए, तो ऑफ कोर्स ये भी एक ड्रॉबैक था। फिर सेंट्रल लेवल पे कोई कंट्रोल नहीं था। गवर्नर जनरल, या जिसे वॉइस रॉय कहते हैं, वो सारी चीज़ों को वीटो कर सकते थे, अपना ऑर्डिनेंसेस ला सकते थे, कोई भी रूल्स बना सकते थे। तो वो सिर्फ बताने की बात थी कि आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस दी जा रही, बट एक्चुअली में कोई इंडिपेंडेंस थी नहीं। फिर सीट्स का एलोकेशन काउंसिल लेवल पे, चाहे सेंट्रल हो चाहे प्रोविंशियल लेवल पे, इट वाज इम्प्रॉपर, राइट। इट वाज नॉट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। फिर कोई बजट पे तो कोई कंट्रोल खैर था ही नहीं। उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद में, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के बाद में, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो 1935 के एक्ट, या यूँ कहें कि हम आज़ादी की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। उसमें सबसे पहली बात तो ये कि गांधी जी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग पड़े थे, और उनका जो कॉन्सेप्ट था नॉन वायलेंस वाला या सत्याग्रह वाला, वो काफ़ी लोगों में अब पॉपुलर हो रहा था। उस टाइम पे उन्होंने अहमदाबाद की जो मिल स्ट्राइक थी वो करी, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, बहुत सारी जगह पर अब ये नॉन वायलेंस वाली चीज़ें फैल रही थी। गांधी जी फेमस हो रहे थे, और जो मासेस थे उनको ऐसे लग रहा था कि अब एक लीडर हैं हमारे बीच में जो हमें आज़ादी दिलवा सकते हैं। और कांग्रेस भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। रॉलेट एक्ट आया उसके बाद, जिसमें जलियांवाला बाग मैसेकर भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। लोगों में एक आक्रोश आ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ कि ये कितने हमारे ऊपर अथॉरिटिव हैं और कितना ब्रूटली किलिंग हुई है हमारे साथ। फिर खिलाफत इशू था। खिलाफत इशू है कि टर्की में एक्चुअली उस टाइम पे खलीफा बैठा करते थे जिनको मुस्लिम बहुत ऑनर किया करते थे, इंडियन मुस्लिम्स भी बहुत ऑनर किया करते थे। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जैसे ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें ट्रीट किया था, वो एक्सेप्टेबल नहीं था मुस्लिम्स को, उन्हें हटा दिया गया था। तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना, ये मुस्लिम तो अगेंस्ट हैं, तो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ जोड़ के लॉन्च करते हैं। और उन्होंने लॉन्च किया, और ये वो मूवमेंट है जब आपको हिंदू मुस्लिम में जो यूनिटी है वो अपनी पीक पे देखने को मिलेगी। इतनी तो कभी भी नहीं आई थी। तो इसमें थी हिंदू मुस्लिम में, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी वो पीक पे थी। फिर उसके बाद आता है यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़। ऑफ कोर्स हिंदू मुस्लिम एक हो गए, और बाकी सोसाइटीज़ भी एक साथ आ रही थी। सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो रहा था, तो ये तो जो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे उनके तो बिल्कुल खिलाफ था, उनकी तो सत्ता हिल रही थी। फिर चौरा चौरी इंसिडेंट होता है 1922 में। गांधी जी ने ये जो मोमेंट हुआ था 1922 में, एक्चुअली इंसिडेंट हुआ था जिसमें पुलिस वालों को जला दिया था भीड़ ने पुलिस थाने में। तो गांधी जी ने मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। इससे जनता में ना एक आक्रोश सा आ गया था कि क्यों ऐसे, मतलब चलते हुए मूवमेंट को वापस ले लिया। पर गांधी जी का तो एक प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस, और वायलेंस होती है तो मैं वापस ले लूँगा। तो ये भी एक रीज़न था। फिर नो चेंजर्स, और जो स्वराज के जो कांग्रेस थी वो इन दो ग्रुप्स में बंट गई थी कि एक बोल रहा था काउंसिलमेंट्री करेंगे, एक बोल रहा था काउंसिलमेंट्री नहीं करेंगे, और यूथ एक्टिविज़म। भगत सिंह, राजगुरु, ऐसे यूथ सामने आए जो नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे काम ना करते हुए वायलेंस करेंगे, लेकिन चाहिए उन्हें स्वतंत्रता, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की रूट्स हिलने लग पड़ी थी।
इनमें काफ़ी और भी थे, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई इस बीच में, साइमन कमीशन भी एक है, और लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे लॉर्ड इरविन और गांधी जी में एक पैक्ट हुआ था। जो ब्रिकन हेड थे उस टाइम पे, एक वॉइस रॉय थे, उन्होंने चैलेंज दिया था कि आप तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना ही नहीं सकते। फिर नेहरू जी ने अपना, जो मोतीलाल नेहरू, उनको उनने कुछ पॉइंट्स दिए थे, जिन्ना ने कुछ पॉइंट्स दिए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, 1929 में मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी देश में जिसकी वजह से वो मतलब गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा था कि वो अपनी प्राइसेस कॉलोनी को खो देंगे। फिर साइमन कमीशन आ गया, और साइमन कमीशन में एक प्रॉब्लम थी कि इसमें 7 मेंबर्स थे और 7 के 7 थे ब्रिटिशर्स। तो इसका हुआ इंडिया में भयंकर विरोध, साइमन कमीशन गो बैक। लेकिन फिर भी जो भी हुआ उसमें 1930 में उसने, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी दी थी। इस रिपोर्ट में कुछ ये सारी चीज़ें थी, और इसके बीच में एक्चुअली एक और चीज़ भी हुई थी। इसमें एक पूना पैक्ट साइन हुआ था, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें एक्चुअली रिपोर्ट में ये था कि आप डायरकी को अबॉलिश करेंगे, कहाँ प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी को अबॉलिश किया जाए। डायरकी मतलब डबल रूल, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है उसको ख़त्म करो, और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दो प्रोविंसेस को, मतलब गवर्नर बनाओ, ऑटोनॉमी दो। ऑटोनॉमी कैसे देंगे कि गवर्नर जो होंगे वो मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करेंगे, और जो ब्रिटिश इंडिया है और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन सबको मिला के एक फेडरेशन बनाया जाएगा। फेडरेशन मतलब संघ, सबको मिला के। और सेपरेट इलेक्टोरेट जो दिया गया है उसको तो आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि सोसाइटी को तोड़ना ही है। रिजेक्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर, सेंटर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो अपने अगस्त डिक्लेरेशन में पड़ा था वो कोई गवर्नमेंट नहीं देंगे हम, ये इस रिपोर्ट बोल रही है साइमन कमीशन की। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो भी है उसमें हम मेंबर्स को इंक्रीज़ करेंगे। इसके अलावा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वगैरह वाला एरिया नॉर्थ वेस्ट का, उसको, और बलूचिस्तान में एक्चुअली ऐसा होना चाहिए ना कि लोकल लेजिस्लेचर मिलनी चाहिए। लोकल लेजिस्लेचर मतलब इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अब ये देखो, ये क्यों बोला गया, क्योंकि ये दोनों एरियाज़ हैं मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़, तो यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट के हिसाब से हिंदू मुस्लिम्स को और डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि लोकल लेजिस्लेचर का मतलब है कि सेंटर में रिप्रेजेंटेशन। फिर सिंध और को सेपरेट करेंगे बॉम्बे से। ऑफ कोर्स सिंध मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, बॉम्बे हिंदू मेजॉरिटी एरिया, दोनों को सेपरेट कर दो, सेपरेट इलेक्टोरेट आएगा, और उस वजह से क्या होगा, फिर अलग अलग वोटिंग करनी पड़ेगी। फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये साइमन कमीशन इन सब रिपोर्ट्स के बाद अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें एक्चुअली ये होने वाला था कि पूरे ना वर्ल्ड में उस टाइम पे ये चल रहा था कि शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाए, तो इंडिया को भी तो उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ऐसे ब्रिटिशर सोच रहे थे। तो कुछ तो इंडियंस को अपने फेवर में लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला, जैसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी कि हम जी फेडरेशन बनाएंगे, सभी को मिला के इंडिया एज अ होल की बात करेंगे। उसके बाद आज जैसे हमारे ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया, ये वाला कॉन्सेप्ट जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है 7 शेड्यूल में, वो यहाँ से आई है। उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बोलता है कि हम फेडरेशन बनाएंगे, और फेडरेशन में सब्जेक्ट्स ऐसे डिवाइड होंगे कि फेडरल लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स, प्रोविंशियल लिस्ट में 54, और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में 36। तो फिर ये कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे इरीगेशन हो गया, हेल्थ हो गया, स्टेट हो गया, एजुकेशन हो गया, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो बाकी जो रेसिड्यू पावर है वो कहाँ आएंगी, वॉइस रॉय के पास। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कभी हुआ नहीं है, मतलब ये इंडिया एज ए फेडरेशन कभी हुआ नहीं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स क्यों चाहेंगे कि उनकी सत्ता उनसे छीनी जाए। फिर प्रोविंशियल लेवल पे क्या हुआ था, तो प्रोविंशियल लेवल पे क्या किया गया कि जो डायरकी है उसको अबॉलिश कर दिया गया, जैसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी थी, और प्रोविंशियल लेवल पे ऑटोनॉमी को ले आए गए। तो कैसे ऑटोनॉमी आई कि गवर्नर होंगे वो एडवाइस के हिसाब से काम करेंगे। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है कि गवर्नर को ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स काम करना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए चला था, 1937 से 39 तक। 39 में फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो जो इंडिया के मेंबर्स थे, उन्होंने, कांग्रेस के मेंबर्स थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, और बोला था कि जो 11 में से 6 प्रोविंसेस है उसमें हम बाईकैमरलिज्म लेके आएंगे। बाईकैमरलिज्म मतलब विद इन लिमिट्स, बाईकैमरलिज्म मतलब अपर हाउस लोअर हाउस। जैसे आज हम प्रोविंशियल लेवल पे क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। देन एट सेंटर लेवल हम डायरकी को लेके आएंगे, डबल रूल। कैसे आएंगे कि फेडरल सब्जेक्ट्स जो भी हैं उनको दो तरह से डिवाइड किया जाएगा, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स, बट ऐसा कभी हुआ ही नहीं।
तो इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये सब हुआ था। इसके अलावा जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ा दिया गया, ऑफकोर्स सोसाइटी को तोड़ो। ये इंक्रीज़ हुआ है SC ST वुमेन लेबर। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था कि पूना पैक्ट साइन हुआ था। पूना पैक्ट साइन होता है, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में। जो BR अम्बेडकर थे वो चाहते थे कि जो शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब हैं, बेसिकली जो अनटचेबल्स हैं, उनको उनके राइट्स मिले और उनको भी वैसे सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, उनको जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो मिले, उनको रिजर्वेशन मिले। लेकिन उस टाइम पर अंग्रेज़ तो चाहते थे कि ऐसा हो, तो वो अंग्रेज़ के साथ बात कर रहे थे। लेकिन उस ये सब सुन के कि अब अंग्रेज़ सोसाइटी को ऐसे तोड़ रहे हैं कि अनटचेबल्स को भी अलग कर देंगे, हिंदू मुसलमान तो पहले अलग कर दिए। तो गांधी जी उस टाइम पे जेल में थे। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि वो जेल चले गए थे। तो जब वो जेल में थे उस टाइम पर, तो उन्होंने जेल में ही आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने आमरण अनशन रख लिया कि मैं फास्ट करूँगा जब तक मेरी डेथ ना हो जाए, अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उस टाइम पर अंडर प्रेशर आके कि गांधी जी को कुछ हो ना जाए, तो वो वहाँ पर गए और उन्होंने गांधी जी को के साथ पूना पैक्ट साइन किया, जिसमें उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर SC ST को आप रिजर्वेशन दे रहे हो, अनटचेबल्स को, तो फिर उनको सेपरेट इलेक्टोरेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इसके अलावा आपको याद होगा 1857 में 1858 में जो एक्ट आया था, बेसिकली उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ में उनकी काउंसिल मिली थी उनको 15 मेंबर्स की। अब उसे अबॉलिश कर दिया गया, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो भी स्टेट लेवल पे है, उस स्टेट लेवल पे उनको एक मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उनको एक एडवाइज़र्स की टीम दे दी गई। इसके अलावा जो पॉपुलेशन राइट्स हैं, वो कम से कम 10% पॉपुलेशन के लिए पास अब वोटिंग राइट्स आ गए थे। और ये इंपॉर्टेंट है कि RBI, फेडरल सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, जॉइंट सर्विस कमीशन 2 स्टेट्स के लिए, और फेडरल कोर्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की देन है इंडिया में। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पढ़ लिया है। इसमें जितना आप पढ़ सकते थे, जितना पेपर में आ सकता है, उतना यही आ सकता है। एंड जब आपको स्टोरी पता है तो देन यू डोंट नीड टू क्रैम द थिंग्स वेल। सो नेक्स्ट हम उसमें वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।